बीच मेरे साथ स्टूडियो से लगातार बने हुए दो खास मेहमान भी हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी हैं, दिवाकर जी हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपका शेर सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अब इंतजार की बात जो है, अब कितना इंतजार करें। आप ये बताइए कि इस इंतजार के बाद आखिरकार जो मिला है, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप स्वागत कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम भूल जाएं कि 22 साल जैसे हालात अभी तक बने हुए हैं और जिस लोक लुभावनी चमक की बात कर रहे हैं वित्त मंत्री जी, और जिस इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र भी आया था, दरअसल क्या हमारी स्थिति उस प्रकार की नहीं हो गई है कि 9वें नंबर का जो बैट्समैन आता है, अब उसको टेस्ट मैच ड्रॉ कराना है तो वो खेलेगा, अब गेंदें आ रही हैं, वो खेलता जा रहा है, उसको पिच पे खड़े रहना है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। और आज इससे ज्यादा हम एक ऐसे वित्त मंत्री से जिनकी सरकार अगले वर्ष चुनाव का सामना करने जा रही है, हम ये उम्मीद भी नहीं करते थे। कारण क्या है कि अगर आप पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों में इस सरकार के खिलाफ जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा जन आंदोलन किए, वो चाहे अन्ना का मूवमेंट हो, चाहे रामदेव का मूवमेंट हो, वो चाहे निर्भय दामिनी के दुष्कर्म को लेकर के हो, या ट्विटर पर जाने वाला तबका हो, या फेसबुक पर आने वाला तबका हो, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर सरकार के खिलाफ आलोचना करने वाला वर्ग हो, ये तो इस सरकार के लिए वैसे भी परंपरागत वोट बैंक नहीं था। तो काहे के लिए इसको हम सुविधाएं दें, रियायत दें और आर्थिक रूप से बेहतर योजनाओं के अंतर्गत लाएं। इसलिए उन्होंने अपना सीधा ध्यान वही अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला विकास, अल्पसंख्यक, रोजगार, वो जबकि पिछले इतने वर्षों में उनके लिए हर वर्ष सिर्फ योजनाओं का आकार बढ़ता गया, राशि बढ़ती गई। तो ये बात त्रिपाठी जी ये बात तो वही होगा कि वोट के आईने में आप अपने आप को चाहे जितना संवार लीजिए और अपने आप को देखते रहिए कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो। बिल्कुल। इसीलिए अर्थशास्त्र की भाषा में मैं इसको एक समृद्धिकारी बजट, जो दिशाहीन बजट है, जिसके लिए आने वाले समय में हमारे अर्थव्यवस्था की क्या भावी योजना होनी चाहिए, 2025-30 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को कहां पर ले जाकर के देखना चाहते हैं, उसको लेकर के कोई विजन, कोई एक दृष्टिकोण दिखाई दृष्टिकोण है। मैं फिर आपके पास आऊंगा, दिवाकर जी बने हुए। दिवाकर जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, आपको क्या लगा, आपके चेहरे पर कितनी चमक दे पाए? ये कुछ भी चमक नहीं है। काफी सालों से परंपरागत तरीके से जो बजट को पेश करने की हमारे देश के अंदर रीति रिवाज है, उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने भी एक बजट को थोड़ा दाएं बाएं मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया है, जो कि दिशाहीन है, जिससे ना किसी का कोई फायदा होने वाला है, रादर नुकसान ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी जो लोगों का पार्टिसिपेशन इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले एक संपूर्ण डाटाबेस को बना के, अच्छे लोगों से संपर्क करके, समाज को जोड़ के किसी चीज की समाज को समझ के ही साथ में बनाना चाहिए था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख समाज कहीं इसमें पीछे बहुत खड़ा हुआ नजर आता है, ये बात आप सहमत होंगे शायद। समाज का कहीं भी कोई रिप्रेजेंटेशन मुझे इसमें नजर नहीं आता। ये सिर्फ उनकी एक व्यक्तिगत सोच की 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक परिवार कमाता है, उसको टैक्सेशन स्ट्रक्चर से बाहर रखो, या 5 लाख रुपए तक के लिए 10% का टैक्सेशन, 10 लाख रुपए का 10 लाख के ऊपर वाले का 30% का टैक्सेशन स्ट्रक्चर। हम इसको सरल भाषा में समझे, आम आदमी की तरह जो हमें और आपको देख रहा है, 1000-2000 रुपए की छूट से आम आदमी की किस्मत संवर जाएगी क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब कुछ मीनिंगलेस है। ये सिर्फ एक दिखाने का मुद्दा है कि हर आदमी को 2000 रुपए का फायदा हो गया। 2000 रुपया 5 रुपया रोज, 6 रुपया रोज भी नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए। और आज के इकोनॉमिक्स में बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। मैं इस बात को जरूर अपनी चर्चा के दौरान रखूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जी। आप राजीव जी क्या देख पा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन इसका? और खासतौर से सबसे बड़ी बात ये कि तमाम बातें जो बजट में होना चाहिए थी वो कहीं बहुत पीछे छूटी हुई दिखाई दी, जिस स्थिति में आदमी झुलस रहा है। काफी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर के, लेकिन सारी इसकी सब्जियां वो धूल धूसरित हो गई हैं। और चिदम्बरम जी का जो प्रयास रहा है वो इन्वेस्टमेंट पे रहा है कि चाहे वो देश के लोगों से इन्वेस्टमेंट में बढ़ाया जाए। आम जनता को लेकिन निवेश होगा तो पूंजी का ढांचा अच्छा मजबूत होगा, लेकिन निवेश के अलावा बहुत सारी चीजें हैं तमाम, जिससे आम जनता का घर नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तक 10 लाख रुपए तक का जो मकान खरीदते थे उस पर ये छूट देते थे, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख रुपए तक पे कर दी गई। ये बहुत बड़ा है कि अपना जो 10 लाख में खरीदता था वो 25 लाख इन्वेस्ट करेगा तभी उसे मकान में छूट मिल पाएगी। दूसरी चीज ये भी है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी, वो इस बजट में देखने को नहीं मिली है। सब चिदम्बरम से वो किसान जो लगातार खुदकुशी कर रहा है उसको क्या मिला?
उन्होंने एक इसके लिए बजट का प्रावधान रखा है कि जो पहले राशि पिछली बार थी उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, हालांकि उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। बहुत सारे किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उस राशि ये बड़ा सवाल, क्या राशि बढ़ने से किसान की किस्मत बदल जाएगी, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा अपनी चर्चा के दौरान, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का किसान जो लगातार खुदकुशी कर रहा है उसको क्या मिला, आम आदमी उसके खाते में क्या गया और कैसे लोगों के चेहरे पर चमक आए, इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा मैं। मेरे साथ लगातार सुबह से मैं देख रहा हूं मेरी सहयोगी शिवानी जो है वो कोशिश कर रही है आंकड़ों के जरिए, लेकिन खुद भी उलझी हुई नजर आ रही है आंकड़ों में। क्या माथा पच्ची है शिवानी, क्या कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, कुछ भी इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसको मानेंगे कि थोड़ा बहुत सौगात होगा? हाँ, थोड़ा बहुत सौगात जरूर दी है, हजारों करोड़ों की सौगात जरूर दी, लेकिन एक आम जनता जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए हर वक्त जूझती रहती है उसके खाते में कुछ नहीं आया। किसान जिस तरह से जूझ रहा है, किसानों को सिर्फ कह दिया कि उसके ऋण जारी रहेंगे जो माफ उन्होंने किया है, लेकिन नई सौगात क्या उनके लिए, कुछ भी नहीं। धान खरीदी के टाइम पे किसान हर वक्त परेशान रहता है, उसे जूझना पड़ता है, उसको उतना मुआवजा नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए, उस कीमत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रसोई गैस की बात करें उस बारे में भी कोई चर्चा नहीं की। जो आज आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, अभी भी सरकार के माथे पर महंगाई की लकीर नजर आती है। महंगाई से पार पाना अभी भी चुनौती है, और जो बार बार कांग्रेस लगातार कहती है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ है, ये बात बिल्कुल बेमानी सी दिखती है इस पूरे बजट में। मैं बिल्कुल मैं बात करूंगा आपसे, बीजेपी की जरा रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। दीपक प्रकाश, अगर यदि मैं सही हूं तो दीपक प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है। दीपक जी, आप पहली प्रतिक्रिया क्या देखते हैं? हालांकि विपक्षी दल के तौर पर आप मत कहिएगा पूरी तरीके से कि बजट पूरी तरीके से खारिज किया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो तारीफ कर दी है बजट की। देखिए, प्रत्येक बजट का एक फिलॉसफी होता है, लक्ष्य होता है जी, लेकिन दुर्भाग्य से ये बजट लक्ष्य विहीन है, दिशा विहीन है। और हम कह सकते हैं कि कुछ घोषणाएं जो वित्त मंत्री के द्वारा हुआ है वो सपनों के सौदागर की तरह हुआ है। जी, सपनों की सौदागर की तरह हुआ है। और मैं कह सकता हूं जी कि जिस प्रकार से यहाँ पर एफडीआई के संदर्भ में जिस प्रकार से घोषणाएं की गई है, विदेशी पूंजी निवेश के लोगों को जिस प्रकार से आमंत्रण की दिया गया है, तो वो तो विदेशी पूंजी निवेश का तो आपने भी अपने दौर में स्वागत किया था। नहीं, एफडीआई में छोटे घरेलू छोटे मंझले जो जिस प्रकार के छोटे व्यापारी थे उन पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी एफडीआई के लिए प्रवेश नहीं किया था। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि देश की हालत फिर सुधरेगी कैसे? अगर मान लीजिए चलिए वो कोशिश कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, लेकिन हालत सुधरेगी कैसे फिर देश की आर्थिक हालत, जिस दौर से देश गुजर रहा है? नहीं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने को छूट देकर देश की हालत सुधारी नहीं जा सकती है। हाँ, जिस प्रकार से जिस प्रकार से बड़े बड़े औद्योगिक घराने की जो चर्चा की गई है, औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा की गई, लेकिन जिनके जमीन चली जाएगी, जिन किसानों और जिन रैयतों की जमीन जाएगी, उनको भूमि अधिग्रहण के एवज में क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो अंग्रेजों के जमाने के समय से कानून बने हैं, वही लाभ मिलने वाला है क्या? दूसरी ओर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आम लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। आम लोगों को जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस प्रकार से आज का जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक युग है वो पेट्रो आधारित युग है, पेट्रो डिपेंडेंट इकोनॉमी है। पेट्रो डिपेंडेंट इकोनॉमी के कारण हर 6 महीने में इनके दाम बढ़ेंगे, इसलिए मूल्य वृद्धि में इजाफा होगा। गैस के सिलेंडर में सब्सिडी खींचे जा रहे हैं और अमीरों को लाभ देने का काम कर रही है ये बजट। हाँ, मतलब आपका कहने का आशय ये है कि पूरे बजट में आम आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। कहीं ना महिलाएं नजर आ रही है, ना युवा। नहीं, महिलाओं के लिए फंड की बात करी, महिलाओं के लिए फंड की बात करी। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हम देंगे सुरक्षा को लेकर, खासतौर से ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि महिलाओं के सुरक्षा, उनके महिलाओं के रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं की गई। युवाओं के रोजगार के सृजन पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ लोगों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाएगा, उन्होंने कहा है। जॉब ओरिएंटेड करने के बाद उनको जॉब कहां पर मिलेगा वो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, केवल जॉब को सिखाने से बिल्कुल ये काफी अहम सवाल है कि मैं इस बात को मानूंगा, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि जॉब कहां से मिलेगा, चिंता वहां से शुरू हो जाती है कि आखिरकार किस लक्ष्य को साध रहे थे पी चिदंबरम, और उस लक्ष्य को साधते साधते वो कहां तक पहुंचे। मैं जानने की कोशिश करूं, मेरे साथ सहयोगी मंजीत है। मंजीत, आप लगातार सियासी घटनाक्रम पर नजर रखती हैं, क्या एक सियासी गलियारे में चर्चा थी, क्योंकि मैं इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जाना चाह रहा हूं दृष्टिकोण से, क्या कांग्रेस के रणनीतिकार भी फेल हो गए यहां पर? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये एक ड्रीम बजट होना चाहिए था, उस ड्रीम बजट में जिसके सहारे वो अपने ख्वाब को पूरा कर पाए 2014 में, लेकिन क्या वो सपने की एक छाया भी यहां दिखाई दी?
देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अगर कहा जा सकता है ये एक तरह से जो आखिरी बजट कहा जा सकता है कि पी चिदम्बरम आखिरी बजट लेके आए थे, उसमें काफी लोगों को उम्मीदें थी, उसमें काफी उनके पटारे से कुछ निकला, अच्छी चीजें भी निकली, बुरी चीजें भी निकली। मगर ये सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1000 करोड़ रुपए की बात करी, उसके साथ पहली बार उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बैंक खुलेगा, तो ये काफी एक खुशी की बात है। उसके साथ जो एक मैं कहती हूँ कि हर कोई आपको बैंक खुलने से बिल्कुल महिलाओं पैसे हैं बैंक में जमा करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर पैसे नहीं होते मगर महिलाओं के लिए एक सुरक्षा तो होती है ना, वहां पे जाके आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता, वहां पे सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें कि क्योंकि हर एक बंदे को ये होता है कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मैं मोबाइल लूं, लेकिन मोबाइल महंगा हो गया। बिल्कुल मोबाइल महंगा, कि ये मेरा सपना जो था एक वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये मंजीत की ख्वाहिश थोड़ी अधूरी रह गई कि सपना इनका अधूरा रह गया। लेकिन बेसिक चीज जो है कि जो घर की आम चीजें होती है, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर न्यूज रूम में उठा रहा था, सरोकार सुबह से उठते साथ दूध के पैकेट से होता है, सरोकार सब्जियों से होता है, सरोकार दिन भर चलने वाली वो तमाम चीजें जो आम आदमी की छोटे मोटे खर्चे हैं उनसे जुड़ी है, उस पर कितनी बड़ी राहत है। हम टैक्स के भ्रमजाल में नहीं रह सकते। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से महंगाई जो बहुत बढ़ चुकी है, जिस तरह से सब्जियों के रेट ले लो, आपने बिल्कुल सही बात की कि दूध का रेट बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, मगर 3 गुना हो गया, 3 गुना। 2004 में जब यूपीए सरकार आई तब से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा है कि जो उनका जो अभी जो बजट था बहुत बढ़िया था, कि हर बार की तरह वो प्रधानमंत्री यही बात कह के बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन विपक्षी दल इसको जरूर पूरी तरह से महंगाई के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बहुत ही नजदीक आ गए कि 2014 के नजदीक होने के बावजूद भी चीजें समझ में नहीं आई। मैं समझने की इस चीज को कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे गणित का हल क्या है। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने जो कुछ भी पेश किया, निगाहें पूरे देश की थी। उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ ऐसी जादूगरी निकले, जो जादू की छड़ी भले लोग लुभावन के नाम पर निकले, लेकिन आम आदमी के खाते में कुछ चला जाए जिसका सीधा सरोकार, क्योंकि जो आम दर्शक टीवी पर देखता है वो आंकड़ों से ज्यादा ये बात ध्यान रखता है कि उसके खाते में आया क्या है। और इस चीज का समाधान वास्तव में विश्लेषण के तौर पर निकालने के लिए मेरी निगाहें जो है लगातार बेताब है, और विश्लेषण को मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं ठीक इस वक्त बाहर हूं, एसएन विनोद जी संपादक साधना न्यूज, उनके कक्ष के बाहर, और मेरी कोशिश यह होगी कि अब मेरे विश्लेषण में मैं वो तमाम पहलू समझूं जिसका हल एसएन विनोद जी निकाल पाए कि आखिरकार ये स्थिति क्यों है। बजट में करोड़ों के आंकड़े में आम आदमी कहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जानने की कोशिश करूंगा। सीधे विनोद जी के पास चलेंगे हम। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बजट ने जो चिंता दी है, उस चिंता के साथ साथ एक बड़ी बात कि जो पहली कांग्रेस की ड्रीम प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, वो ड्रीम प्रोजेक्ट कहां धरा का धरा रह गया। इस चीज को मैं चाहूंगा कि हम जानने की कोशिश करें, समझें, क्योंकि कांग्रेस लगातार से ये बात कह रही थी कि आम आदमी के साथ उसका हाथ है, और कांग्रेस इस बात को समझने की कोशिश भी कर रही थी कि शायद इस बजट के जरिए कांग्रेस जो है वो तमाम पहलुओं को समझेगी। विनोद जी, मैं बहुत चिंता के साथ आपके कक्ष में आया हूं और तमाम लोगों से बात करते हुए आया हूं। आपकी निगाह भी लगातार इस बजट पर थी, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन आपसे यही है, चिदम्बरम साहब की चमक तो बहुत दूर की बात है, अगर जरा थोड़ी चिंता ही मिटा देते। नहीं, देखिए, उन्होंने जो देश की जो वर्तमान जो महंगाई के कारण, महंगाई से त्रस्त देश का जो वर्तमान निराशाजनक माहौल है जी, उसमें मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक संतुलित बजट दिया है। एक दूसरी बात जो सबसे है कि जो पहले जो अपेक्षा की जा रही थी कि चुनावी वर्ष है जी, और एक लोक लुभावन बजट पेश करेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि उसका ख्याल उन्होंने रखा है, जो जिस वोट बैंक की राजनीति की बात को उसका ख्याल रखा है। जैसे उन्होंने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान और इन लोगों सबका जो विशेष ध्यान रखा है, या वही वोट बैंक है उनका। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग, जो अपेक्षा कर रहा था कि इस बजट से उनको कम से कम टैक्स में, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको टैक्स में वो कुछ राहत मिलेगी, है ना, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो वही आम आदमी को कोई टैक्स करता, आम आदमी क्या वो बात आ गई जहां पर ये जो कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास की बात है, उन्होंने यहाँ पर चिदम्बरम ने अपने वोट बैंक का ध्यान रखा। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, इन लोग, महिला, ये जो मिडिल क्लास है अमूमन वह कांग्रेस का वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और जो बहुत अमीर क्लास है उसका भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। इन्होंने इस पर पूरा का पूरा ध्यान देखा। अब तो किसानों का, अब किसानों के लिए 27,000 करोड़ का आवंटन उन्होंने कृषि मंत्रालय को दिया है। और ये कहा गया है कि अब जो निजी बैंक है वो भी कर देंगे उनके, और 4% इंटरेस्ट के ऊपर, और अनेक योजनाएं उन्होंने उनको किसानों के लिए दी है। यह कहा गया है महिलाओं के लिए अतिरिक्त राशि दी गई है, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, महिला बैंक खोले जा रहे हैं, इसका जो सिर्फ महिलाएं उन्हें देखेंगी। और इसी प्रकार यह जो फिर बात टैक्स की बात आती है, आप एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो चुनावी वर्ष को मानते हैं,
अब जैसे रेल बजट देखा गया था कि जो कांग्रेस शासित द्वारा जो उनका ध्यान दिया गया यहाँ पर उन्होंने जो इनका जो अपना वोट बैंक है पहले चाहते हैं कि उसे सुरक्षित रखा जाए। जिसमें महिलाओं को ध्यान दिया गया, जैसे कि अल्पसंख्यक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ का आवंटन हुआ और उनके लिए भी बहुत सारे योजनाएं घोषणाएं की। ये वजह कि अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट जो है उसकी राशि पिछली बार की तुलना में बढ़ी, यदि मैं सही 3,500 करोड़ ये आंकड़ा पहुंचा। जी हाँ, बढ़ाई है ना। तो इस तरह से ये दिखा कि उनका ध्यान इस पर रहा है। अब रही बात कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर लोक लुभाव नहीं दिया, वित्त मंत्री ने देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखा है, उसके लिए भी अच्छी न्यूज देने का भी उनका विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। टैक्स का स्लैब देख लीजिए, जो टैक्स जो अमीरों पर लगाया गया या जो लग्जरी आइटम्स उस पर लगाया गया, वो जो आमदनी होगी, आखिर क्या ये जो करीब 16,65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया खर्चे के लिए। पिछले बार ये था 13,000 करोड़, 13 लाख करोड़ लगभग। तो उसमें जो अनुघाटा हुआ था उसे देखते हुए इस बार अनुमानित घाटा 4.8 बता रहे हैं, मतलब। लेकिन अब यह है कि यह जो अनुमानित घाटा है इसकी भरपाई कहां से होगी, इस पर बजट शांत है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में कुछ और टैक्स लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आखिर वो घाटे की पूर्ति वो करेंगे तो कहां से करेंगे। लेकिन जो लक्ष्य था उनका, जैसे आपने बार बार बोला कि उन्होंने दोनों किया और एक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि वो सिर्फ चुनावी नारेबाजी पर नहीं गए हैं, सिर्फ वोट के लिए नहीं गए हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा है। और ये आने वाले दिनों में जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार होगा उसमें इस बजट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब रही बात, अब फिर आज साहब बार बार कांग्रेस की बात कर रहे थे और चुनाव, तो देखिए हर बजट में ऐसा था, इसके पहले पिछले बार भी हुआ, लेकिन इस बार उसकी तुलना में चुनावी वर्ष होने के बावजूद ऐसे कुछ जो है लोक लुभावन कोई चीज नहीं दी गई है। बल्कि आज देखिए निराशा का माहौल है। अगर जो प्रतिक्रियाएं रही है, मध्यम वर्ग नाराज है, लोग कह रहे हैं नहीं, चीजों का दाम जो मोबाइल वगैरह स्टूडेंट क्लास है वो नाराज हो गया कि उनके पॉकेट मनी में कमी हो जाएगी। ये सब हुआ है। तो वो जो लोग मोबाइल खरीदने का टाइम आ गया है अभी, उनके थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत है, युवा बच्चे के मोबाइल महंगा। देखिए जो युवा वर्ग, एक बात समझ में नहीं आई, ये जो युवा वर्ग है उसकी जो संख्या लगभग 55 करोड़ है देश में, और हर दल उसे टारगेट करता है कि इनका जो वोट है हमारी मतपेटी में जाए। पता नहीं इसका ख्याल उन्होंने क्यों नहीं रखा, वो थोड़ा भूल गए। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर दिया उन्होंने ध्यान, लेकिन इनके लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं दिया जिससे युवा वर्ग आकर्षित होकर कांग्रेस के पक्ष पर बटन दबाए, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसका लाभ विपक्षी दल उठाने की कोशिश करेंगे और पूरे देश की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि युवा वर्ग में जो निराशा का माहौल है। हाँ, अब उसके बाद तुलना अगर करेंगे तो जो महिला को वर्ग, जैसे कहा किसानों को बहुत बड़ी संख्या है, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, उसके लिए उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। शायद वो संतुलन बनाया है, शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री टिप्पणी की है कि यह एक संतुलित बजट है। और आपको देखिए अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो कह दिया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि एक अच्छा बजट है। तो ये दलगत राजनीति या दलगत प्रतिबद्धता से अलग हट करके जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो ये समझेगा कि जैसे फिर में दोहराना पड़ेगा कि वर्तमान देश के जो महंगाई से त्रस्त जो माहौल है, बल्कि निराशाजनक माहौल है, उसके बीच में शायद इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। लेकिन आपका आशय ये भी है इस बात को लेकर कि मौजूदा दौर में दरअसल जो मूल आवश्यकता वो है कि अर्थव्यवस्था को जो है वो प्रगति के आईने में संवारा जाए। जी हाँ, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, निवेश पर ध्यान दिया गया है। तो यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भाई सरकार आएंगे जाएंगे, पार्टियां रहेंगी बिखरेंगी, लेकिन देश तो रहेगा ना। आम नागरिक कम से कम वो ठीक रहे, वो देश की खुशहाली है आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। तो जब तक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं होगी, आप हजार नारेबाजी कर लीजिए, मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं होगी। इस पहलू को मैं स्टूडियो में बैठे मेहमानों से भी समझूंगा। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा स्टूडियो का, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, लगातार हम प्रतिक्रियाएं सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बजट के बाद क्या वाकई में आम आदमी के हाथ कुछ लगा है। लेकिन इस बजट की अगर पूरी बात की जाए तो लब्बो लुआब कहा जा सकता है कि बजट के जो रास्ते हैं वो अमीरों के वास्ते। बिल्कुल। और अक्षय, जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि महिलाओं के लिए निर्भया फंड का ये इन्होंने प्रस्ताव रखा है और साथ ही एक महिला बैंक भी, लेकिन एक महिला होने के नाते अगर मैं भी कहूं तो मुझे उससे खुशी नहीं है। अगर टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाया जाता तो शायद वो खुशी ज्यादा होती। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ इस चर्चा में दिवाकर बैस जी। और
स्टूडियो से ही डॉक्टर PM त्रिपाठी जी बने हुए हैं। बैश साहब, आपसे टैक्स स्लैब का दायरा ना बढ़ाना, ये एक झटका तो जरूर है आम आदमी के लिए। जो बढ़ती हुई महंगाई है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके साथ में टैक्स स्लैब्स का रिवीजन करना हमारे वित्त मंत्री जी को अपने ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक था। पिछले 4 या 5 साल के अंदर जो महंगाई 3 गुनी बढ़ी है, उसके साथ में अभी भी 2 लाख से लेके 5 लाख तक के स्लैब वाले टैक्स पेइज को 10% के टैक्सेशन के साथ में त्रस्त करना इस महंगाई में उनकी परेशानियों को बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, हमारा मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास की डेफिनेशंस को भी रिवाइज करने का ध्यान वित्त मंत्री साहब को जरूर निगाह में रखना चाहिए था। और साथ साथ मैं उनकी एक बात से तो कतई भी सहमत नहीं हूं कि 10 लाख रुपए वाले आदमी को और 1 करोड़ रुपए वाले आदमी के लिए स्लैब रेट का उनकी सोच में ना आ पाना, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी समझ में नहीं आया होगा। बट इस चीज का ध्यान उन्होंने रखते हुए टैक्सेशन स्लैब्स को उसी तरीके से डिसाइड करना चाहिए था। और 1 करोड़ रुपए के ऊपर वाले के ऊपर मात्र 3% का सरचार्ज लगा के उन्होंने सिवाय अमीरों को खुश करने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। उनसे ये अपेक्षा की जा रही थी मेरी ओपिनियन में कि इस स्लैब को वो रिवाइज करेंगे और हायर इनकम ग्रुप्स को अगर उन्होंने टैक्सेशन कलेक्ट करना भी है तो उस हायर इनकम टैक्सेशन के साथ में कलेक्ट करना चाहिए था और उनको लोअर इनकम ग्रुप को इस चीज का रिलीफ इस महंगाई के बढ़ते हुए उनको जरूर देना चाहिए। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, क्योंकि हम खर्चा तो कर रहे हैं, हमारी जो आय है वो तो बढ़ नहीं रही है, हम खर्चा कर रहे हैं, महंगाई क्योंकि बढ़ती जा रही है और ऐसे में टैक्स स्लैब का दायरा ना बढ़ाना, तो ये एक जरूर झटका है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर यानी लगातार सुधारवादी कर संरचना का होना किसी भी वित्त मंत्री के लिए प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और वित्त मंत्री के रूप में जो कर लगाने का प्रावधान होता है उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि जो आर्थिक असमानताएं हैं उसको अधिक न्यायोचित ढंग से कम किया जा सके। और इसलिए आवश्यक होता है कि बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके 5 लाख तक एक कर संरचना हो, 5 से 10 लाख तक दूसरी कर संरचना हो, 10 से 25 से 30 लाख तक तीसरी कर संरचना हो, 50 से 1 करोड़ तक चौथी हो। ये जो एक लगातार व्यवहारिक कर संरचना होनी चाहिए इस पूरे आर्थिक नीति में, इस पूरे आर्थिक दस्तावेज में, इस पूरे बजट में दिखाई नहीं देता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स प्रणाली है उसका बार बार बदलना किसी भी देश के लिए नुकसानदेह है। एक आम आदमी को ये नहीं समझता कि इस प्रकार से नुकसानदेह है। जहां तक मुझे याद आता है हमारे यहाँ आयकर प्रणाली को लागू हुए करीब 150 साल हो गया है जी। और इन 150 सालों में ये वार्षिक तौर पर बजट पेश करते समय, चुनाव के समय इस प्रकार से कुछ परिवर्तन कर देना, ये कर प्रणाली में कोई सुधार या कोई समायोजक परिवर्तन नहीं है। आज तक आजादी के बाद से 2 या 3 बार ऐसा हुआ है जबकि टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में रिव्यू किया गया है। ये रिव्यू 1991 के बाद से आज 2013 में हम पहुंच चुके हैं। आर्थिक सुधारों की नई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत किए जाने की हम बात करते हैं। जब हम अधोसंरचना के विकास की बात करते हैं तो कहां पर उस आधार को लेकर के चलें, इसके बारे में वित्त मंत्री ने बिल्कुल नहीं सोचा। और मैं जिस तरीके से आप सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं त्रिपाठी जी कि वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए अधोसंरचना को लेकर, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दीपक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका नंबर कब आएगा। दीपक जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, विपक्ष का जो रोल होता है, विपक्ष की भूमिका होती है विरोध करना, क्या सिर्फ विरोध की खातिर विरोध किया जाए, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में कुछ चीजें बजट के माध्यम से ये जरूर देने की कोशिश की गई है कि कम से कम चाहे विकास के रास्ते हो, विकास के वास्ते हो या फिर आम जनता के वास्ते हो? क्या आपको लग रहा है कुछ तो ऐसा बजट में है खास? वित्त मंत्री जी ने दिवा स्वप्न दिखाने का काम किया है जी। सच तो ये है कि टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन होने चाहिए थे उनको आम लोगों के लिए जो बनाना चाहिए था टैक्स स्लैब जी, उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के तहत की बात अगर की जाए जी तो कम से कम आम लोगों के बारे में विचार किया जाना चाहिए था और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी का पर छेड़छाड़ करते समय इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि आम लोगों के लिए बजट बननी चाहिए कि ना कि अमीरों के लिए। दुर्भाग्य से टैक्स का स्लैब तो पर छेड़छाड़ नहीं करके आम लोगों के लिए। तो दीपक जी, आप ये कहेंगे कि चुनावी बजट नहीं है, या आप भी मान रहे? मतलब ये चुनावी बजट दिखाने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका कोई आर्थिक और सामाजिक पहलू को
छूने का काम नहीं किया गया। बिल्कुल सामाजिक पहलू को छूने का प्रयास नहीं किया गया। आम बजट 2013-2014 पेश हो चुका है और जो उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आई हैं। एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे सहयोगी भी हैं कि वो क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं इस बजट के सामने आने के बाद। अमित, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बारे में कहा जाता है, मेहमानों की बात मैं भी सुन रहा था, लेकिन विश्लेषण के लिए जब मैं यहां पर संपादक एसएन विनोद जी के साथ हूं और मैं लगातार उन बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नकारात्मक चर्चा के बीच में अगर जिस तरीके से कुछ मुद्दे उठाए हमारे जो अतिथि है, लेकिन कुछ चीजें सार्थक भी होती हुई नजर आ रही है। क्या हम मौजूदा दौर में उसको अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकेत सुधार के तौर पर जान सकते हैं? चर्चा के दौरान विनोद जी इस बात को कह रहे थे किसानों की, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता देश के किसान की होना चाहिए। हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता को क्या मिला, मैं उस चीज को और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 7 लाख करोड़ के एक आंकड़े की बात आ रही थी। विनोद जी, वो आंकड़ा जो 7 लाख करोड़ की बात आप कर रहे थे वो खासतौर पर किसान और आपने विदर्भ को भी आपने बहुत बेहतर से देखा है, अब कितनी उम्मीद? देखिए, जैसे आपने कहा विदर्भ की चर्चा की, विदर्भ हुआ और दूसरे राज्यों में भी अब किसानों की आत्महत्या की बातें बराबर आई कर्ज के कारण। लेकिन इसमें देखा कि 7 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया किसानों को कर्ज के लिए, और इसमें जो संकेत मिले हैं कि वो ब्याज दर जो वो बहुत कम होगा, और 1000 करोड़ रुपया हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, 9900 करोड़ रुपया कृषि विकास के लिए, इसी तरह अन्य माने कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसे तो भूला नहीं जा सकता है, एक शाश्वत सत्य है कि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है और आत्मा किसान जो है वो रीढ़ है हमारी अर्थव्यवस्था की, और कृषि रीढ़ है। वैसे में पी चिदम्बरम ने जो किसानों के लिए और कृषि के लिए जो विशेष ध्यान दिया है, इसका काफी लाभ आने वाला जरूर मिलेगा। और जिस मजबूत अर्थव्यवस्था की मैंने बात की है, अगर किसान सुखी और कृषि हमारा बहुत मजबूत हुआ है, कृषि के क्षेत्र मजबूत होता है, तो हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पर खड़े अपने देश को देख पाएंगे। इसलिए इसके लिए पी चिदम्बरम जो है बधाई के पात्र है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, मनरेगा को जोड़ा गया, मनरेगा और जो लोक लुभावन की बात आती है और कांग्रेस की जो बात है, तो ये जो हमेशा जो कहा था कि नहीं ये बिल्कुल से वोट बैंक की राजनीति करें, ठीक है, वोट बैंक के लिए अगर इन्होंने किया सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट जाए, वैसा नहीं करके चिदम्बरम ने इस बात का ध्यान रखा है, और मैं बार बार इसी को दोहराना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखा है कि देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान किया सके। ये जो किसान वाला पहलू आप कह रहे थे, शायद आप उस आशा को एक तरफ इशारा कर रहे थे कि चिदम्बरम की जो मूल चिंता है वो ये है कि जिस बात पर लगातार अर्थशास्त्री या तमाम देश के जानकार उठा रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो चिंता का सबब बने, तो आपको लगता है ये दूरगामी निर्णय जो है सकल घरेलू उत्पाद की चमक देश को देगा? बिल्कुल बिल्कुल, किसी का बिल्कुल इसी पक्ष में उन्होंने निर्णय लिया है, और शायद इतनी राशि का आवंटन। और देखिए, ध्यान दीजिए, वो जो आपने विदर्भ किसान की बात की, तो ये कहा है कि लगभग 4% में ब्याज दर पर किसानों को ये मिलेगा, और निजी बैंक जो अभी तक नहीं था, निजी बैंक पे दे पाएंगे। इसका है कि उन्होंने विशेष ध्यान इस वर्ग को दिया है, और इसीलिए कहता हूं कि इसको दलगत राजनीति से अलग हटकर के इस बजट को देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जैसे कि आशंका सारे जो अर्थशास्त्री आशंका व्यक्त कर रहे थे और सभी राजनीतिक दल कि नहीं ये तो चुनाव का लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में चुनाव है, जो वोट आएगा ये लोक लुभावन आएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, जिन्होंने इस बजट को बहुत ही अच्छा और संतुलित बताया है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा संक्षेप में, विनोद जी, पूरा मूल्यांकन आपने किया है, मैं सुबह से देख रहा हूं और कल से मेरी जिज्ञासा थी आपसे पूछने की, एक पूरे मूल्यांकन के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विनोद जी कि चिदम्बरम साहब को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखिए, 10 में से मैं तो 7 नंबर दूंगा। हाँ, वो 3 नंबर चिंता है। बिल्कुल, वो जो मैंने कहा जो घाटे की पूर्ति कैसे करेंगे, तो इस पर वो मौन है, ये नहीं बताया गया है कि यह जो उन्होंने जो बजट का राशि जो है 16 लाख करोड़। मैं आपके पास रुकूंगा, हमारे साथ स्टूडियो से त्रिपाठी जी बने हुए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और शास्त्री, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं एडिटर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी, कि क्या भारत सरकार के इस बजट में या पहले के किसी भी बजट में जिसके बारे में आज उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में उन्होंने तमाम योजनाएं दी हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान कौन है? पहला प्रश्न। क्योंकि भारत में जितने बड़े राजनेता हैं, नौकरशाह हैं, माफिया हैं, बिल्डर हैं या पूंजीपति हैं, फिल्म स्टार हैं, ये सब लोग बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाते हैं, कृषि के नाम पर ये अपनी आमदनी को
बिना कर के दायरे के बाहर रख करके उससे लाभ लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो क्या कोई एक सीमा तय करनी चाहिए कि किसे किसान माना जाए? हाँ नहीं, ये पहली बात सवाल आपने उठाया। और दूसरा सवाल, मेरे पास चूंकि समय कम है, दूसरा सवाल मुझे पे समय कम है। हाँ, निर्धन रेखा, इसको कैसे तय करेंगे? सचिन तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट कुछ कहती है, सक्सेना कमेटी रिपोर्ट कुछ कहती है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कुछ कहती है। तीसरा, ये आम आदमी जिसका हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। हमारे एडिटर साहब से ये 3 प्रश्न हैं जो उन्होंने कहा कि भारत मैं आपके 1-2 मूलभूत प्रश्न जरूर उठाने की कोशिश करूंगा, समय कम है चूंकि। त्रिपाठी जी माफी चाहूंगा, त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, शास्त्री जी। उनकी चिंता ये थी कि आपने जो बात कहा किसानों के लिए एक सोच है, लेकिन उस आम किसान को मिल जाए ये तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति आजकल वो भी किसान बने बैठे हैं, फार्म हाउस खोले हुए हैं अपने, ताकि टैक्स बच जाए। एक चिंता इनकी ये है सबसे बड़ी। नहीं, इस पर जो सरकारी एजेंसियां उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको चिंता बिल्कुल त्रिपाठी जी बिल्कुल सही चिंता है कि यह जो आवंटन है और जो सोच है सरकार की और वित्त मंत्री की, इसका लाभ किसानों को ही मिले, यह सुनिश्चित करना होगा। और जिन बड़े उद्योगपतियों को जो दाएं बाएं करके अपने वो शब्दों का और आंकड़ों के खेल से और कानून के बहुत जो कमजोर पहलू जो है सूत्र हैं, उनका लाभ उठा करके अपने पक्ष में कर लेते हैं सरकारी आवंटन का, यह नहीं होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोचते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जो है जो सोच है उसका लाभ किसानों और सिर्फ किसानों को मिले, सिर्फ किसान और किसान को मिले। और उम्मीद यह भी किया जाना चाहिए चिदम्बरम के बजट की अगर चमक जरूर आपको बेचमक नजर आ रही हो, लेकिन अगर हमारे देश का किसान खेत में खड़ा होकर अपने चमकते चेहरे से सरकार के प्रति विश्वास रख पाए और सरकार की छोड़िए कम से कम इस उम्मीद से जी पाए कि उसे जो मिल रहा है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, देश की नई परिभाषा गढ़ेगा, ये उम्मीद हम सबको करना चाहिए। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया। होल वर्ल्ड